सुधांशु जी, आपसे शुरुआत करते हुए कि उत्तर प्रदेश में जो ये चुनाव है, मुद्दा अहम रहेगा या बूथ मैनेजमेंट? मुद्दा या मैनेजमेंट, क्या जिताएगा चुनाव? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो एक स्वरूप है वो दूसरी पार्टियों से अलग है। हम एक विचारधारा प्रेरित कैडर आधारित पार्टी है, तो इसलिए हमारे यहां कार्यकर्ता और जिसको आप बूथ मैनेजमेंट कहते हैं, हमारा मानना है कि धरातल पर संपर्क। इसी कारण से आप देखिए कि न हमने आज तक अपनी विचारधारा बदली है, न हमने कार्यकर्ताओं की व्यवस्था बदली है। दूसरी पार्टियां हैं वो सत्ता प्रेरित लीडर आधारित पार्टी है, इसलिए वो बनती रहती हैं, उठती रहती हैं और टूटती रहती, बिखरती रहती हैं, फिर सत्ता आती है, फिर वो एक हो जाती हैं। जहां तक बूथ मैनेजमेंट की बात आपने कही, तो मैं एक फैक्ट बताना चाहता हूं। इतनी गंभीरता से हमारा संगठन धरती पर देखता है किन चीजों को। 2023 में मध्य प्रदेश का चुनाव था, जब ज्यादातर लोग मान रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिन है। उस समय हमारे संगठन ने 12,000 ऐसे बूथ मध्य प्रदेश में आइडेंटिफाई किए जो हम पिछले 5-6 चुनावों से लगातार हार रहे थे। फिर उसमें यह बाकायदा एनालिसिस किया गया कि कितने जीत सकते हैं, तो माना गया कि 8,000 बूथ ऐसे हैं जहां मेहनत करने पे जीत सकते हैं। उन 8,000 पे फोकस किया गया और 6,000 बूथ उसमें से जीते गए। यानी एक्चुअली में आप बूथ जीतते हैं तब आप चुनाव जीतते हैं। फिर मैं दूसरी बात श्वेता जी कहूंगा, हमारे बूथ लेवल सम्मेलन और शक्ति केंद्र स्तर के सम्मेलन हुए, जिसमें हमारे किस स्तर के नेता लोग गए। नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व में अध्यक्ष नड्डा जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी, इस स्तर के लोगों ने जाके शक्ति केंद्र स्तर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, उनके साथ इंटरेक्ट किया। अब मैं पूछना चाहता हूं, ये लोग हम लोगों पे आरोप लगाते हैं कि साहब चुनाव में ये अव्यवस्था हो गई, ये मैनेजमेंट हो गया। बताइए, कांग्रेस के कितनी बार आपने बूथ लेवल वर्कर सम्मेलन देखे पिछले 10-12 साल में? शक्ति केंद्र छोड़िए, मंडल स्तर अध्यक्ष के देखे कभी? जिला अध्यक्षों का कोई प्रशिक्षण वर्ग देखा? यानी मेहनत ही नहीं करना, धरती पे कुछ काम ही नहीं करना, और विचारधारा वही 30 साल पुरानी वाली माइंडसेट में, सन 2000 से पहले वाले माइंडसेट में पड़े रहना, और बाहर से कुछ बयान देके, और जो एक पुरानी टेम्पलेट थी कि कट्टरपंथी मुस्लिमों का वोट साथ में लो और हिंदू समाज में जाति में डिवीजन करके 1 या 2 जाति साथ में ले लो। वो वही 20वीं शताब्दी की टेम्पलेट, 20वीं शताब्दी की सुविधा की राजनीति, और वही 20वीं शताब्दी के बयानों के द्वारा वो ये सोचते हैं बगैर मेहनत किए हुए सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा, और हमारे जो नेता हैं, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। 2021 का बंगाल का चुनाव था, जो ममता जी के मुख्य रणनीतिकार प्रशांत किशोर का वक्तव्य था कि हमारी गिनती 30% से शुरू होती है, भाजपा क्या मुकाबला करेगी, और पूरे देश को पता है कि वहां 30% का मतलब क्या था। सही है, ये 30% और 20% से शुरू करते हैं, हम -30 और -20 से शुरू करते हैं, और उसके बाद वो इतिहास रचते हैं। तो हमारा आदर्श वाक्य क्या है कि भाई वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जो पथ में बिखरे शूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जो धाराएं प्रतिकूल न हो। और इनके लिए कहना चाहूंगा कि भाई मेहनत करो, फिर आके ये कहो कि मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया। एक संस्कृत का सुभाषित है कि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। यानी उद्यम से कार्य सिद्ध होते हैं, केवल ख्वाब देखने और कल्पना करने से नहीं। सोते हुए शेर के मुंह में अपने आप आके हिरन प्रवेश नहीं करते हैं। मगर यहां क्या कहा जाए, चुनाव के दौरान कहीं पर भी लोग दिखाई नहीं पड़ा। बताइए, योगी जी इतनी मेहनत कर रहे हैं। अमित शाह जी पश्चिम बंगाल के चुनाव में उन्होंने ऐलानिया कहा मैं 25 दिन रहूंगा बंगाल में। बताइए, विपक्ष के किस नेता ने कहा कि मैं इतने दिन रहूंगा? राहुल गांधी जी ने कहा, चलो बंगाल में आपका ज्यादा नहीं था, असम में आप मुख्य विपक्षी दल थे, आपने कहा कि मैं इतने दिन डेरा डाल के रहूंगा। आपने केरल में कहा इतने दिन डेरा डाल के रहूंगा। तो हकीकत ये है, अभय जी, बूथ की जो व्यवस्था, अभय जी मुस्कुरा जरूर रहे हैं, लेकिन क्या इस बात से आप सहमत हैं कि चुनाव के उपरांत ये कहने से कि ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया, उससे बेहतर होता है थोड़ी सी तैयारी कर लिया जाए, थोड़ा सा परिश्रम? या मतलब बीजेपी को इलेक्शन मशीन कहने वाली बहुत पार्टियां हैं, लेकिन क्या आप इस तैयारी को साइंटिफिक मान रहे हैं या फिर नहीं मान रहे हैं? श्वेता जी, यही भाषण में, यही प्रवचन मेरे विद्वान भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रवक्ता का लोकसभा के उत्तर प्रदेश के चुनाव में सुनता था। 80 में से 47 सीटों पर परास्त कर दिया हमारे गठबंधन ने इनको। इस बार की लड़ाई उत्तर प्रदेश की अलग प्रकार की लड़ाई है। पहली लड़ाई इनकी मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनकी आस्था
हनुमान जी का के प्रति जो अपमान इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी यात्रा के आगे नचाकर किया है, उससे है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने संकेत दिए, चंदा चोरी की खबर तो उनको पहले से थी। अयोध्या में हरा दिया, चित्रकूट में हरा दिया, बद्रीनाथ में हरा दिया, रामेश्वरम में हरा दिया, खाटू श्याम में हरा दिया। अब दायित्व दिया उत्तर प्रदेश की जनता को और देश की जनता को कि इनको परास्त करिएगा। जघन्य पाप किया इन्होंने। दूसरा, इन्होंने नागरिकों की सुरक्षा की उत्तर प्रदेश में चोरी की। 4,491 हत्याएं प्रति वर्ष उत्तर प्रदेश में हो रही है। 8,520 हत्या के प्रयास हो रहे हैं। 52,165 जघन्य अपराध, जिसमें हत्या, बलात्कार, महिलाओं के अपहरण सबसे ज्यादा। इन्होंने शिक्षा की चोरी की उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 9,500 स्कूल ऐसे हैं जो एक शिक्षक के भरोसे हैं। 6.5 लाख विद्यार्थी उसमें पढ़ते हैं। 4.5 करोड़ बच्चे उत्तर प्रदेश के स्कूलों में 2,60,000 स्कूलों में पढ़ते हैं। जानती है, हिंदुस्तान में सबसे कम रिटेंशन रेट 37% उत्तर प्रदेश का है। 2.75 करोड़ 2,75,00,000 बच्चे अपनी स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर पाते। 2,50,00,000 बच्चे कॉलेज में एडमिशन ही नहीं लेते, क्योंकि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो वहां का सिर्फ 24% है। इन्होंने स्वास्थ्य के अधिकारों की चोरी की। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, अस्पताल चला रहे हो या मुर्दा घर, 5,000 डॉक्टर नहीं है। भर्ती और प्रवेश परीक्षा के घोटाले एक के बाद एक इन्होंने किए। 8.34 करोड़, गौर से सुनिए उत्तर प्रदेश के लोगों, 8.5 करोड़ लोग लगभग पलायन कर गए। और उन्होंने एफिडेविट दिया 90% लोगों ने कि हमारे परिवार की आमदनी 10,000 रुपए से कम है। उत्तर प्रदेश में पुलिस आरक्षक भर्ती घोटाला, सहायक शिक्षक 59,000 भर्ती घोटाला, यूपीवीएससी लोअर सबऑर्डिनेट भर्ती घोटाला, यूपीटीईटी घोटाला, पीटी और अन्य अधीनस्थ सेवाएं भर्ती घोटाला। 14 घोटाले, बड़े घोटाले इन्होंने किए। ये कहते हैं हमने तो जंगल राज समाप्त कर दिया। अरे साहब, ब्रजेश सिंह खुला छुट्टा घूम रहा है, 106 मुकदमे, बादशाह सिंह 88 मुकदमे, ब्रजभूषण शरण सिंह 84 मुकदमे, उदय भान सिंह 83 मुकदमे, अजय सिंह सिपाही 81 मुकदमे, संग्राम सिंह 28 मुकदमे, सोनू सिंह 27 मुकदमे, चुलबुल सिंह 53 मुकदमे, मोनू सिंह 48 मुकदमे, सनी सिंह 48 मुकदमे, धनय सिंह 46 मुकदमे। एक लंबी फहरिस्त है इनकी। अपराधियों को सरपरस्ती सत्ता की है और राग अलापते हैं ये। इन्होंने भीषणतम भ्रष्टाचार किया है। नीति आयोग की रिपोर्ट देख लीजिए। उन्होंने कहा स्वास्थ्य सेवा, और मैं नहीं कह रहा हूं, मोदी सरकार की रिपोर्ट है, स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे बदतर स्थिति उत्तर प्रदेश की, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा। एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे बदतर स्थिति उत्तर प्रदेश की, यह भी मोदी सरकार की रिपोर्ट है, हमारी रिपोर्ट नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, जो उत्तम प्रदेश था, उसको सबसे निचले दर्जे पर पहुंचा दिया। बुनियादी लड़ाई यह है उत्तर प्रदेश के नागरिकों की, उत्तर प्रदेश के नौजवानों की। जवाब देने चाहिए। एक के बाद एक प्रोजेक्ट, किसको बड़ा राग अलापते हैं कि बहुत गंगा एक्सप्रेसवे। अरे पहले तो बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, और किसको दिए वो? एक के बाद एक प्रोजेक्ट, सारे बड़े से बड़े प्रोजेक्ट अडानी जी को इन्होंने थमा दिए। जितने बड़ी परियोजनाएं हैं, नोएडा डेटा सेंटर परियोजना, बरसाना बायो सीएनजी परियोजना, 1500 मेगावाट विद्युत परियोजनाएं। अरे साहब, एक ही आदमी को सारे ठेके दे देंगे और राग अलापते हैं कि हमने बहुत उत्तर प्रदेश में काम कर दिया। तो साहब, उत्तर प्रदेश की जनता आप सबक सिखाएगी। और याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी का पराभव उत्तर प्रदेश से प्रारंभ होगा। सबसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम राम, हनुमान जी दंडित करेंगे इनको, क्योंकि इन्होंने आस्था को खंडित किया। वो नपेंद्र मिश्र को बचा रहे हैं, वो चंपत राय को बचा रहे हैं, जो जिन पर आरोप है जघन्य अपराध और पाप के। नपेंद्र मिश्र को कहते थे ये कि ये सरयू को रक्त रंजित करने वाला, राम भक्तों पर गोली चलाने वाला आदमी। इनके आर्टिकल लिखते थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पंचजन्य में कि सीआईए का एजेंट है नपेंद्र मिश्र। अरे अगर आरोप लगे कि 40% कंस्ट्रक्शन में भी घोटाला हुआ है, तो क्या उसको आप नोटिस तक नहीं देंगे? अरे एसआईटी आपने बनाई, एसआईटी रिपोर्ट किसको सौंप रही है? उन्हीं संजय प्रसाद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को, जो इस ट्रस्ट के मेंबर हैं, और उन्होंने रिपोर्ट सौंप दी ट्रस्ट के उन्हीं लोगों को जिन पर गंभीर आरोप थे। वो क्या जांच करेंगे साहब? वो तो क्लीन चिट खेल रहे हैं। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भगवान प्रभु की आंख में धूल नहीं झोंक सकते। जो हनुमान जी है, वो मुष्टि का प्रहार करेंगे और मूर्छा। ठीक है सुधांशु जी, आप जाहिर है जवाब देना चाहेंगे, लेकिन मैं जल्दी से एक बार आशुतोष जी से भी सवाल पूछ लेती हूं। आशुतोष जी, ये बताइए कि ये मुद्दे तो हैं, उससे कोई इनकार नहीं कर रहा है, और इसीलिए मैंने पहला सवाल सुधांशु जी से पूछा ही है कि मुद्दे या मैनेजमेंट। अब उसको मैनेजमेंट शब्द दे या कोई और दे, लेकिन सीधी सी बात है कि अगर इन मुद्दों को भी आपको जन जन तक पहुंचाना है, तो उसके लिए आपको बूथ और बूथ के जरिए उन सभी वोटरों तक तो जाना पड़ेगा, या नहीं?
नहीं, धन्यवाद श्वेता जी। ये देखिए, ये बात तो बिल्कुल साफ है कि बिना बूथ मैनेजमेंट के आप चुनाव तो नहीं जीत सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो पार्टी अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती थी, उस पार्टी के कैबिनेट मंत्री 15 हार गए चुनाव में, और बूथ मैनेजमेंट ये कर रहे थे। हमको समझ में नहीं आ रहा था कि बूथ मैनेजमेंट होता कैसे है। हाँ, बूथ मैनेजमेंट ऐसे होता है कि जब प्रधानी का चुनाव चल रहा था, इनकी सरकार केंद्र में भी थी और इनकी सरकार जब उत्तर प्रदेश में थी, तो हमारे कैंडिडेटों का पर्चा नहीं भरने दिया, कुछ महिला कैंडिडेटों की साड़ी खींच ली गई, कुछ को जो है थप्पड़ मारा गया, कुछ को भगा दिया गया। ये बूथ मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी का दिखाई पड़ता है। लेकिन ये बूथ मैनेजमेंट साहब कहाँ चला गया था कि आप जो है सीट से सीट हारते चले जा रहे थे। तो देश के गृह राज्य मंत्री लखीमपुर से हार गए, तो भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे वो चंदौली से हार गए। इसके अलावा लंबी लिस्ट है। खुद प्रधानमंत्री पहली दूसरी काउंटिंग में पीछे चल रहे थे, रक्षा मंत्री भी पीछे चल रहे थे। तो ये कैसा बूथ मैनेजमेंट है जो आपको चुनाव हरा देता है? खैर, ये आपके अपनी तरीके हो सकते हैं। जब आप जीत जाओ तो आप दुनिया की बड़ी पार्टी, और जब हार जाओ तो आप कहने लगो कि भाई वो संविधान वाला सिस्टम चल गया और मुसलमानों ने वोट दे दिया। ये सब चलता नहीं है। कहानी ये है कि इस देश ने इतना अत्याचार कभी नहीं देखा है, और आज के समय में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है चंदा चोरी। जिस नाम पे भारतीय जनता पार्टी का बनी थी, जिस चीज को लेके भारतीय जनता पार्टी आगे चलती थी, जिसका गर्व करती थी, उस पूरे चंदा चोरी में पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी अब लिप्त पाई जा रही है। और पता नहीं कौन सी पॉलिटिकल इम्यूनिटी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल गिरी को देखी कि आज हम जब 1.5 महीने बाद बात कर रहे हैं, पूरा देश मान चुका है ये चोर हैं, तो FIR नहीं लिखी जा रही है। वरना इनका बुलडोजर, इनका FIR, इनकी पुलिस, इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये दिन भर होता रहता है विपक्ष के ऊपर। ED, CBI, विजिलेंस हम लोग के घर में ही बैठी रहती है। ये कौन सा मैनेजमेंट है? तो बूथ मैनेजमेंट नहीं है, इंस्टीट्यूशनल बॉडीज का मैनेजमेंट और इलेक्शन कमीशन का मैनेजमेंट ही भारतीय जनता पार्टी की जीत है। लेकिन जब जनता अपने पे आती है तो कहते हैं ना कि जब रास्ते सूने हो जाते हैं तो संसद आवारा हो जाती है। तो अब रास्ते सूने नहीं है। अब उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना आगाज कर दिया। 2024 से वो तैयारियां शुरू हो चुकी है, और हमें खुशी है कि हमारे नेता ने आपकी ये चोरी भी पकड़ी और आपकी उस रास्ते को भी रोका जो गलत रास्ते में आप संविधान को खत्म करने जा रहे थे। तो इसलिए ये जबरदस्ती के शेख चिल्ली बनने की जरूरत नहीं है। जनता के मुद्दों से भटकिए नहीं, कहीं मत जाइए। सबसे पहले चंदा चोरों का हिसाब कीजिए, तब आगे बढ़ते हैं कि कहाँ जाना है। पिछले 1 हफ्ते से लगातार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। कभी शमशान की बात करने लग रहे हैं, कभी कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं, कभी वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं, कभी काशी मथुरा की बात कर रहे हैं, लेकिन चंपत राय का नाम किसी के जबान पे नहीं आ रहा है। क्या आपने इतना ना समझ रखा है देश की जनता में कि आप कुछ भी करेंगे और कहीं भी डाइवर्जेंट पॉलिटिक्स करेंगे और लोग समझ जाएंगे? ये कोई बूथ मैनेजमेंट नहीं है, ये कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल बॉडीज का मैनेजमेंट है। ये ED, CBI वाली पार्टी है। आज साफ तौर से चुनाव हो जाए, भारतीय जनता पार्टी 2027 में 27 सीट नहीं पाएगी। ये पूरे यकीन से मैं बोल रहा हूं। और आप देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी अपने सारे काले कारनामे वो करने के लिए तैयार है, और हम भी तैयार हैं, और इस देश की और उत्तर प्रदेश की जनता भी तैयार है इनको सबक सिखाने के लिए। अनुपम मिश्रा जी, क्या SIR के साथ जो हम देख रहे हैं कि बीजेपी अब उसके अनुसार बूथ बूथ पर जाने की जो तैयारी चल रही है, SIR के हिसाब से आप लोग का आकलन क्या है कि वोट जो अभी तक कॉम्बिनेशन होता था कि कौन जाति कौन धर्म किसके साथ जोड़कर आपके वोटर आपके लिए एक जीत का फॉर्मूला बना देते थे, उसमें परिवर्तन आप लोग देख रहे हैं? आप लोग का ग्राउंड वर्क क्या कहता है? श्वेता, मैं पहले तो ये कहूंगा कि सिर्फ आरोप लगाने से विकास नहीं रुकता है, और ना विकास की धारा को बदला जा सकता है। जनता बदलाव देखती है, जनता सुशासन देखती है, कानून और व्यवस्था देखती है। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि विगत कई वर्षों से लगातार जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में विकासवादी बदलाव हो रहा है, वो जमीन तैयार कर रहा है।
और बिना बूथ स्तर पर मैनेजमेंट के कुछ नहीं होता। हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने भी, हमने एक नारा दिया है कि 1 बूथ और 10 यूथ, और इसी संकल्प के साथ हमारे कार्यकर्ता जमीन पर हैं और लगातार जनता के टच में हैं। जबरदस्त उत्साह है पूरे उत्तर प्रदेश में। और मैं आपको एक घटना बता दूं, क्योंकि अभी से पहले जब हमारे कांग्रेस पार्टी के मित्र बोल रहे थे, तो मुझे याद है 2 दिन पहले ऐसे ही हम लोग बाहर घूम रहे थे, तो ऐसे ही आपकी एक डिबेट आ रही थी। मैं प्रसंगवश ये बात यहाँ कह रहा हूँ। तो ये जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग अब मंदिर चढ़ावा और चोरी की बात करते हैं, तो जनता हंस रही होती है इन पर, क्योंकि ये वही लोग हैं जो कल तक भगवान को एक काल्पनिक बता रहे थे। एक पार्टी के वरिष्ठ सांसद जो समाजवादी पार्टी के राम गोपाल जी हैं, वो कह रहे थे कि भगवान राम इलीगल ऑक्यूपेंट हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि जो गुंबद पे चढ़ गया वो वहीं चिपका रह गया, हमने उसको उतरने नहीं दिया। आज इन्हें चंदा चोरी, सब जो हुआ है वो गलत है। पूरे हिंदुस्तान के राम भक्त आहत हैं इससे। लेकिन ये भी पूरी जनता को भरोसा है, उत्तर प्रदेश को और देश की जनता को, कि इसमें न्याय होगा, क्योंकि योगी जी की सरकार है और वो छोड़ने वाली किसी को नहीं, लगातार उस पर काम हो रहा है। तो ये सब दिखावे बातें हैं, इनकी बातों में कोई मतलब नहीं है। जनता को चाहिए विकास, जनता को चाहिए एक सशक्त सरकार जो प्रदेश में विकास करती हो, और जनहित की कल्याणकारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ती हो, जो इससे पहले चढ़ती रही हैं। तो आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है, निवेश हो रहा है, लोगों के लिए रोजगार के नए नए मार्ग सृजन हो रहे हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं जो है वो धरातल पर हैं। पहले कट एंड कमीशन चलता था। हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मुस्कुरा रहे हैं, अभय जी को मैं बता दूं कि आपके ही प्रधानमंत्री राजीव गांधी का ये कहना था। उन्होंने ही ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि जब हम 1 रुपया ऊपर से भेजते हैं तो 15 पैसे नीचे पहुंचता है। आप खुद सोचिए कि आपने किस तरीके की, इतने दिनों के प्रशासन में किस तरीके की व्यवस्था बनाई थी कि आप 1 रुपया भेजते तो आपके लोग 85 पैसे उसके खा जाया करते थे। तो श्वेता, मेरा कहना सिर्फ यहाँ पर यह है कि जो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में एक बदलाव है, देश को दिखाई दे रहा, उत्तर प्रदेश को दिखाई दे रहा है कि एक ऐसी सरकार केंद्र और राज्य में अब शासन में है जो न केवल लॉ एंड ऑर्डर पर काम कर रही है, बल्कि देश के युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए सुरक्षा और विकास की भावना से प्रेरित होकर कार्य कर रही है। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जिले जिले जा रहे हैं, ये आपको इससे सोचना चाहिए और सबक लेना चाहिए। किसी भी इलेक्शन में जाने से पहले चुनाव आपका कार्यालय नहीं होता है जहां बड़े बड़े बैनर, होर्डिंग, पोस्टर्स लगाते हैं और अपने लोगों से मालाएं पहुंचते। एक मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद का यदि आज दौरा कर रहा है, तो उससे इन सारे लोगों को भी सीख लेनी चाहिए। ये मेहनत है, जो लोग शासन में है, सरकार में है, उसके बावजूद वो धरातल पर है, रैली कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, जनमानस से मिल रहे हैं, लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं और अपनी योजनाओं को, अपनी कार्य योजनाओं को, अपने विकास की योजनाओं को जनता तक पहुंचा ही नहीं रहे, हम उनसे फीडबैक भी ले रहे हैं। तो मेरा ये आपसे कहना है, समाजवादी पार्टी से भी कहना है, कांग्रेस पार्टी से भी कहना है, नकारात्मक चीजों में मत ऊर्जा जाया करिए। आज जनता नारों और नकारात्मक राजनीति से ऊब चुकी है। जनता को डिलीवरी चाहिए, जनता उसी पे विश्वास करे जो उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, और हम सब लोग उसी मार्ग पर हैं। हमारा अलायंस मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। एसआईआर में क्या होता है कि बहुत सारे नाम नए जुड़ते हैं, बहुत सारे नाम कटते हैं पुराने, तो नए नाम जुड़ते भी हैं। अब एलजेपी से आमतौर पर बिहार के चुनाव पर हम चर्चा करते हैं, लेकिन अरुण भारती जी, बड़ी पैमाने पर एलजेपी की तैयारियां यहां पर दिख रही हैं। पूरे लखनऊ में मैंने देखा कि पोस्टर ही पोस्टर लगे हैं। यहां पर आप लोग किस तरह की उम्मीद लगाकर हैं यहां पर कि एक ऐसे साथी के तौर पर यहां पर एंट्री रहेगी कि एलजेपी इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में कोई बड़ी हिस्सेदारी की उम्मीद में है? श्वेता जी, सबसे पहले मैं लगातार प्रवक्ताओं को सुन रहा था, अपने मित्रों को सुन रहा था, आपके पास तो राज्य का प्रभार है। एक बात मैं आज क्लियर कर देना चाहूंगा। जी, मैं एक बात क्लियर कर देता हूं। लोकसभा चुनाव की बार बार जिक्र की जाती है और उसमें कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सपा ने, कांग्रेस ने बहुत बड़ी जीत हासिल की। देखिए, उन्होंने उस वक्त नैरेटिव चलाया था कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, और यह नैरेटिव उत्तर प्रदेश में और बिहार में दोनों जगह चलाया गया। बिहार में चिराग पासवान जी ने हर मंच से खड़े होकर के कहा कि जब तक रामविलास पासवान जी के वंशज हैं, ना आरक्षण को खतरा है, ना संविधान को खतरा है। और क्या हुआ? बिहार में 40 में से 30 सीटें हार जाते हैं। बिहार चुनावों में, बिहार विधानसभा चुनावों में यही बात फिर से दोहराई जाती है। उसके बावजूद देखिए, जब चिराग पासवान जी खड़े होकर के एक मजबूत एलाई के रूप में अपनी बात को रखते हैं और हर मंच से यह कहते हैं
कि जब तक चिराग पासवान है न संविधान को खतरा है और न आरक्षण को खतरा है, और 243 सीटों में से 202 सीटें अलायंस में जीत कर, इंडिया अलायंस जीत करके आती है। किसी कारण से बहन मायावती जी आज अगर होती उस वक्त और खड़े होकर के एक दलित चेहरे के रूप में अगर बोलती कि जब तक मायावती जी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बात हुई नहीं और चिराग पासवान जी पूरे समय बिहार में थे। लेकिन अगर चिराग पासवान जी भी अगर उस वक्त उत्तर प्रदेश में आते तो कहानी कुछ और होती। और आज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम लोग उनके नेतृत्व में लगातार घूम रहे हैं, क्षेत्र में हर जगह जा रहे हैं, पासी पासवान समाज की बात कर रहे हैं, पंडित पासी पासवान समाज की बात कर रहे हैं, A to Z की बात कर रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र कह रहे हैं कि हम लोग सब जगह हम लोगों ने घूमने का काम किया, देखने का काम किया। हुजूर, आप लोगों को जाने की जरूरत है पासी पासवान समाज के पास। आपके ही लोग लगातार दलितों के जान के दुश्मन बने हुए हैं, जान तो लेते ही हैं, उनकी जमीन भी लेते हैं। कल भी मैं गया हुआ था एक घटना में जहां पर पता चला कि आपके विधायक ही उस दलित की जमीन के पीछे पड़े हुए हैं और उनके दो घर के दोनों भाइयों को मार दिया है। आपके विधायक के नाम पर FIR है। जहां आप दलितों को भरमा करके लोकसभा चुनाव में वोट ले लिए थे, चिराग पासवान जी अब उत्तर प्रदेश में आ गए हैं, पंडित पासी पासवान A to Z की बात कर रहे हैं और जनता के बीच जाकर के मजबूती से इस बात को रखेंगे कि जब तक चिराग पासवान रामविलास पासवान जी के वंशज है तब तक ना आरक्षण को खतरा है, न संविधान को खतरा है। और आपका जो ये नैरेटिव, ये जो भ्रमजाल बनाया हुआ है ना, ये देखिए कैसे धराशायी होता है। बिहार में धराशायी हुआ, उत्तर प्रदेश में भी धराशायी होगा। आप ये बताइए कि कितनी बार आपके नेता अखिलेश जी बिहार गए, तेजस्वी जी के साथ नजर नहीं आए। मतलब साथ में अलाई है, दिल्ली में साथ में बैठते हैं, बिहार में नहीं दिखते हैं। क्यों? वहां पर घोटालों का राज सामने आ जाता है क्या? या हम उम्मीद करते हैं सुधांशु जी की टिकट बंटवारे तक भी ये दोस्ती, ये भाईचारा कायम रहेगा पार्टियों में, कम से कम एनडीए के भीतर भी। लेकिन सुधांशु जी ये समझाइए कि जैसे केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि असली पीडीए जो है वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जी अभय जी, अभय जी देखिए, जी श्वेता जी बताएं। हाँ जी श्वेता जी, मैं छोटी छोटी सी दो बातें कहना चाहता हूं अपने दोनों दोस्तों को, अरुण भारती जी को और अनुपम मिश्र को। अरुण भारती जी कहां से आते हैं? बिहार से। बिहार में 20 वर्षों से इनकी सरकार है। नीतीश बाबू थे, अब सम्राट चौधरी जी आ गए। इन्होंने जो कास्ट का सर्वे कराया ना, चौंक जाएंगी जान करके। 13 करोड़ की आबादी में 9 करोड़ लोग ऐसे हैं, दे आर गेटिंग 67 रुपीज पर डे। इतनी भीषण तब भ्रष्टाचार में बिहार को डुबा दिया। 70,000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ। पूरे विश्व में ऐसा स्कैम कहीं नहीं हुआ होगा। ये अनुपम मिश्र जी अभी आरएलडी वाले कह रहे थे, आरएलडी वाले अभी अनुपम मिश्र जी कह रहे थे, क्या कह रहे थे वो? अरे साहब, आपके नेता का क्या बयान था? चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। अब क्या हुआ? क्या मूल्यांकन करेंगे अपने नेता का? और कब कहा था? आपको हाथरस में लहूलुहान कर दिया। आदित्यनाथ जी की सरकार ने मार मार कर। क्यों गए थे हाथरस? क्योंकि एक दलित बिटिया को रात के अंधियार में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जला दिया था। क्या कसूर था उसके और उसके परिवार का कि वो बलात्कारियों का विरोध कर रहे थे? इसलिए उन्नाव में क्या हुआ? पोस्ट टू पिलर भागती रही बच्ची, उसके पिताजी की संस्थागत हत्या थाने में कर दी दलित परिवार की बच्ची। अभी कह रहे थे कि हम उत्तर प्रदेश गए थे, अरे जाइए ना मेरठ में दलित परिवार की बच्ची को पुलिस, उत्तर प्रदेश की सरकार का व्यवहार परिलक्षित होता है। पुलिस अधिकारी ने सरे राह जो दलित बच्ची के लिए न्याय मांगने आए थे उनको मार मार के अधमरा कर दिया लोगों को। क्या न्याय करोगे आप? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार उत्तर प्रदेश में होते हैं। इन दोनों नेताओं को बोलने का हक ही नहीं है। अपने प्रांत में एक बिहार में ठीक करे और उत्तर प्रदेश में जाए दलितों के घर, किसानों के घर। सुधांशु जी, आरोप आप पर तमाम लगे हैं और मुझे लगता है कि सिलसिलेवार आपको उन सबका जवाब देना चाहिए। और उसके साथ ही जिस तरीके से जो मैं बोल रही थी कि केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं असली पीडीए बीजेपी के साथ है, और उधर अखिलेश यादव की तरफ से कहा जाता है कि सनातन ही समाजवाद है, तो इनके बीच में, इन ब्लर होती लाइनों के बीच में आज उत्तर प्रदेश के मुद्दों पे आप लोग खुद को क्या ऐसा पा रहे हैं कि आपको मालूम है कि
बूथ के व्यक्ति व्यक्ति तक जाकर आपको स्पष्टीकरण देना होगा? देखिए, पहली बात तो ये श्वेता जी, अभय दुबे जी, क्रमवार जवाब देता हूं। अभय दुबे जी का पूरा वक्तव्य कोई जाके देख ले, बूथ पे वो बेचारे बोले ही नहीं। अब दो ही बातें हो सकती हैं, या तो आप पूरी तरह सरेंडर्ड हैं कि बूथ पे हमारा कुछ है ही नहीं तो बोलने की क्या, या फिर जो कुछ आप बोलते हैं, जो आपकी पार्टी एआई जनरेटेड दे देती है, डिबेट कोई भी हो वही स्क्रिप्ट दोबारा पढ़ दी जाती है, यानी विषय के ऊपर विषय बोलना ही नहीं है। अब मैं बताना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, इनका बूथ मैनेजमेंट क्या होता था श्वेता जी? जब बूथ कैप्चरिंग होती थी, मतपेटी लुटती थी, ये लोग जीतते थे। जब से हर बूथ पे सीसीटीवी आ गया है, अब जब हर बूथ पे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज आ गए हैं, अब बूथ कैप्चरिंग की कोई घटना नहीं होती है। और ये 1993 से शुरुआत हुई। 1993 के बाद से आज तक कांग्रेस को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली। केवल उसी दौर में ही क्लियर मेजॉरिटी मिलती थी जब बूथ कैप्चरिंग होती थी, मतपेटियां लुटती थी। तो उनका मैनेजमेंट सिर्फ इतना। और मुझे अच्छी तरह याद है, हम लोग यंग एज में, राजीव गांधी जी की डेथ हो गई थी, मगर 1991 का वोटिंग हो चुकी थी। राजीव गांधी के पक्ष में बूथ कैप्चरिंग की गई अमेठी में, गोलियां चली, 22 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई और संजय सिंह को गोली लगी थी। अब मैं बताना चाहता हूं, जब से चुनाव शांतिपूर्ण होने लगे, जिस जिस राज्य में शांतिपूर्ण चुनाव हो जाते हैं, एक दौर में यूपी बिहार सबसे ज्यादा बदनाम थे, गोलियां चलती थी, चुनावी हिंसा होती थी, बूथ पे गोलियां चलती थी, लोग मारे जाते थे, घायल होते थे, कट्टे बरामद होते थे। जब से खत्म हुआ, यूपी में इनका राज खत्म हो गया, बिहार में खत्म हुआ, इनका राज खत्म हो गया, बंगाल में खत्म हुआ, इनका राज खत्म हो गया। अब आते मुद्दे के ऊपर। मैं बताना चाहता हूं आशुतोष वर्मा जी को भी और अपने अभय दुबे जी को भी, भाई साहब ये बताइए, आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ता यूपी में क्या हुआ? अरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में जैपनीज इंसेफेलाइटिस, जिसको जापानी बुखार कहते थे, हर साल सैकड़ों बच्चों का मरना नियत ही मान ली गई थी। अब पिछले कुछ सालों में कितनी डेथ हुई बताइए? मच्छर भी साफ, माफिया भी साफ। आपका बूथ मैनेजमेंट ये था कि मुख्तार अंसारी आके कब्जा करेंगे। अब न वो है न दूसरी चीज है। अब मेरी पूरी बात सुनिए सर, आपने रिटर्न पे बोलिए। मैं बताना चाहता हूं, आप कह रहे हैं, बताइए, मैं उत्तर प्रदेश में पूछना चाहता हूं, पिछले 10 साल में कभी सुना कि किसी बड़े व्यापारी का अपहरण करके फिरौती मांगी गई हो? जो बहुत आम बात होती थी, अपहरण हो गया, फिरौती मांगी गई, एक नहीं मांगी जाती, बात खत्म हो गई। एक्सप्रेसवे, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला राज्य उत्तर प्रदेश। अगर आज आप देखें, सरकार आने से पहले 14 से पहले क्या स्थिति थी? सिर्फ 2 रेगुलर एयरपोर्ट थे, लखनऊ और वाराणसी। आज इतने सारे रेगुलर एयरपोर्ट्स हैं, 3 तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। एमएसएमई के द्वारा 3.25 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से उत्तर प्रदेश अब दूसरी अर्थव्यवस्था भारत में हो गई है। गंगा एक्सप्रेसवे पूरा उत्तर प्रदेश को कवर करते हुए चल रहा है। ये सारी बातें तो अपनी जगह सोचिए, जो बदलाव है। और सुनिए भाई साहब, कान खोलिए और सुनिए, महिलाओं के प्रति अत्याचार में जो कन्विक्शन रेट है, यानी सजा दिलाना, वो राष्ट्रीय औसत है 23%, उत्तर प्रदेश में 50% है, यानी कोनो बच नहीं पा रहा है। अब दूसरी बात का जवाब देता हूं, जो आशुतोष वर्मा जी ने कहा। हाँ ठीक है, इन्होंने कहा कि साहब इनको बहुत ज्यादा वो दर्द है चंदा चोरी को लेकर, तो हम भी ये कहना चाहते हैं साहब, हम तो खुद एक राम भक्त कार सेवक के रूप में 9 नवंबर 1989 को हॉस्टल में शिलान्यास भी कराए थे। हम अप्रैल 87 में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण संकल्प की रैली में भी गए थे। हम 4 अप्रैल 91 को दिल्ली की रैली में भी गए थे। और हम लोग क्या कहते थे कि अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, और जन्मभूमि के काम न आए वो बेकार जवानी है। मगर आज जो हुआ है उसके लिए मैं कहना चाहूंगा, हर हिंदू का हृदय है टूटा, आज आंख में पानी है, पर हर दोषी को सजा मिलेगी जिसने की बेईमानी है। मगर इनके लिए कहना चाहूंगा, जिनका खून नहीं खौला था, खून नहीं वो पानी है, आज भक्ति का स्वांग रचाते, ये भक्ति नहीं शैतानी है। जो श्री राम जन्मभूमि के शिलान्यास में, उद्घाटन में, बुलाने पे नहीं गए और लिख के दिया हम नहीं आएंगे, वो बाबर की कब्र पे 3 पीढ़ियां गई बगैर बुलाए। 59 जवाहरलाल नेहरू, 68 इंदिरा गांधी, 2005 राहुल गांधी अलॉन्ग विद मनमोहन सिंह। तो भाई साहब आप क्या बोलने की बात करते हैं? विकास हो, कानून व्यवस्था हो, या यथार्थ हो, और या बूथ के ऊपर धरती पे काम करना हो, तो हमें वो धरातल पर जो काम मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 साल में और योगी जी के नेतृत्व में पिछले 9.5 साल में हुआ है, वो बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है
कि परिवर्तन की एक नई राह पर उत्तर प्रदेश आगे उठता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मैं श्वेता जी कहूंगा, मैं दिल्ली रहता था उस जमाने में, तो उस जमाने में स्थिति क्या थी कि बिजनेसमैन कहता था मुझे यूपी नहीं जाना, अब माफिया कहता मुझे यूपी नहीं जाना। याद करिए, मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में थे, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, हाई कोर्ट में अर्जी लगाई गई कि मैं पंजाब की जेल में रहना चाहूंगा, यूपी नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस सरकार के दामने रहमत में महसूस कर रहे थे। और आज भी इनमें देखिए आपस में कितना बढ़िया, बूथ मैनेजमेंट तो छोड़ दीजिए, इनका गठबंधन मैनेजमेंट देखिए। अभी इमरान मसूद क्या क्या बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी के बारे में, आशुतोष वर्मा जी उस पर खुद प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और सुनिए, जब मध्य प्रदेश का चुनाव था अभय जी के राज्य में, तो क्या बोला था कमलनाथ जी ने, अखिलेश वखिलेश छोड़ो। अखिलेश जी ने जाके क्या बोला था कांग्रेस के लिए, बहुत नंबरी पार्टी है ये, बहुत चालू पार्टी है। तो ये चालू नंबरी वेश अखिलेश वखिलेश आपस में पहले गठबंधन मैनेजमेंट कर ना पा रहे हैं और आकर बूथ मैनेजमेंट में भाषण दे रहे हैं। इसीलिए मैं कहूंगा भाई साहब, पहले आप देखिए, जिसे कहेंगे एक ईमानदारी से धरती पे काम करिए। और कांग्रेस की तो हैसियत मैं एक लाइन में बता दूं, समाजवादी पार्टी अगर समर्थन न करे तो पिछले 30 सालों से अमेठी रायबरेली जीतने की हैसियत नहीं है। ये अपनी सीट नहीं जीत सकते। अमेठी रायबरेली में हमेशा सपा ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, तब ये जीते हैं। और मुस्लिम लीग समर्थन न करे तो वायनाड नहीं जीत सकते। पिछले चुनाव में वायनाड में दोनों भाई बहन पासा पलट दिया था ना सुधांशु जी, अभय जी। लेकिन अभय जी, क्या सिलेक्टिव तौर पर आंकड़े अगर आप देखेंगे तो जनता दोनों आंखों से देख रही है, उसको मालूम है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दूसरी 2024 पे बोल दूं जी श्वेता जी, 2024 पे एक लाइन बोल दूं, एक लाइन 2024 पे। अभी अभय जी ने बहुत गिनाया, तो मैं आपके दर्शकों से कहता हूं, 2024 में इन्होंने संविधान के अलावा जो एक झूठा दिलासा दिया था, इन्होंने कहा था 1 लाख रुपए हर परिवार की महिला को मिलेंगे, 8,500 रुपए खटाखट। मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, भारत की 140 करोड़ की आबादी है, 4.5 लोग पर पर्सन है, उसके हिसाब से 31 करोड़, करीब 31.5 करोड़ परिवार भारत में आते हैं। 1.5 करोड़ परिवार जो अच्छी स्थिति में, उनको छोड़ दीजिए। तो ये कह रहे थे 30 करोड़ परिवारों को 1 लाख रुपया साल देंगे, यानी 30 लाख करोड़ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और मैं चैलेंज करता हूं, कोई दर्शक जाके देखे, 2024 में भारत सरकार की रेवेन्यू रिसीव जो थी 26 लाख करोड़ थी, यानी भारत सरकार की आमदनी 26 लाख करोड़ थी। और ये निर्लज्जता से कह रहे थे हम 30 लाख करोड़ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती और वो कहानी हो गई बहुत पुरानी। ठीक है, अब अभय जी, आशुतोष जी, एक एक करके मैं चाहूंगी कि आप लोग अपने जवाब दें। अभय जी, आपसे शुरुआत करते हुए। जी जी जी, बूथ बहुत चिल्ला रहे थे, हर बूथ ज्ञानादेश की लूट, जीतते नहीं चुनाव, जनादेश नहीं ज्ञानादेश से लूट रहे हैं, वोट काट के प्रजातांत्रिक अधिकारों का हनन कर। क्या कहा, गंगा एक्सप्रेसवे, ये अडानी इंटरप्राइजेस को गंगा एक्सप्रेसवे का 464 किलोमीटर लंबा हिस्सा 17,085 करोड़ रुपए का है। अरे साहब, आपका क्या है उसमें? सारे तो बीओटी पे प्रोजेक्ट दिए और कहते हैं कि और वो उसका कर चुकाएंगे प्रदेश के नागरिक। अगर इतनी ही संपन्नता थी, इतने रोजगार थे, तो 8.5 करोड़ लोगों ने पलायन क्यों किया उत्तर प्रदेश से? रोजगार के लिए पलायन किया, जानते हैं? क्योंकि रोजगार के अवसर उत्तर प्रदेश की सरकार उनको मुहैया नहीं करा रही थी। तो आप सुनिए ना, 8 करोड़ 34 लाख ई श्रम, सुनिए, अरे 24 करोड़ की आबादी में 8.5 अरे हाँ भाई साहब, ई श्रम पोर्टल पे जाइए, कुछ भी यस अच्छा, मतलब 1/3 से ज्यादा उत्तर प्रदेश खाली हो गया। चुनौती देता हूं मैं, ई श्रम पोर्टल, एक मिनट देखिए, इसीलिए आप कह रहे थे 4 करोड़ लोग SIR में नहीं मिले। मैं दर्शकों से आग्रह करता हूं, किस राज्य में चले गए? पर जाइए, नरेंद्र मोदी जी के एक सेकंड सुनिए ना। अरे उन्होंने शपथ पत्र दिए सारे नागरिकों ने कि 10,000 रुपए से कम हमारी प्रति माह की आमदनी है और हमारे पूरे परिवार की, और उत्तर प्रदेश से पलायन करने वालों की सूची केंद्र सरकार ने डाल रखी है, हर एक प्रांत की डाल रखी है, जिसमें देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की है। भारतीय जनता पार्टी के पास बेमनस से फैलाने के अलावा कोई काम नहीं है। बहुत घृणित पाप किया इन्होंने, चंदा चोरी का सबसे बड़ा, देवद्रव्य की चोरी हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा पाप है। इस पाप का प्रायश्चित नहीं, दंड भोगना पड़ेगा। 60,000 वर्षों तक दंडित किए जाओगे, याद रखना। हम जो मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ पर हमला किया था, वो 10,000, उसको हमने 1026 से अब तक याद रखा है।
तो आपका भी 1000 साल ठीक, तक अभय जी भारतीय आखिरी जनता 1 मिनट है, पार्टी मैं देश चाहूंगी के कि नागरिक आशुतोष जी भी यहाँ अपनी बात रख लें। एक मिनट। ठीक है आशुतोष जी। मैं श्वेता श्वेता जी जी देखिए, सबसे पहले मैं क्रमवार आता हूं, लेकिन सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को जवाब देना जरूरी है। पूरी डिबेट बूथ पे हो रही है। अब बिना आंख झपकाए भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, कितने सालों से भारतीय जनता पार्टी में, उत्तर प्रदेश में कितने बूथ हैं इस समय? सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा, आपकी पता चल जाएगी आपकी स्थिति क्या है। कितने बूथ हैं इस समय जो रजिस्टर्ड? अभी बताता हूं, सुनिए, ठीक है, जवाब दे दूं? ठीक है, मैं नहीं बताइएगा, मेरे से वक्तव्य को बताइएगा, ठीक है। उसके बाद ये बूथ की बात कर रहे हैं लगातार। आज हालात ये है कि भारतीय जनता पार्टी में गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक कहीं व्यापारियों की हत्या नहीं हो रही है, माफियों की हत्या नहीं हो रही है। गाजीपुर मई 2026 में विनीत राय के बेटे को अपहरण किया जाता है, अगले दिन उनके बेटे को गोली मार दी जाती है। और आप गाजियाबाद की बात करते हैं, गाजियाबाद के बगल में बड़ौत में सोहन लाल अग्रवाल की बेटे और बेटी दोनों उनकी हत्या कर दी जाती है जून में। लेकिन आपके कान में ये जू नहीं रेंगता, क्योंकि आपको वो वोट नहीं करते और शायद आपको लगता है कि सब कुछ चंगा सी बोलने में फायदा रहता है। तो बूथ की बात करना और हत्याओं की बात करना हकीकत उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। उसके बाद अभी ये एलजेपी के लोग आए, स्वागत है उत्तर प्रदेश में, बहुत बहुत स्वागत है अरुण भारती जी। आपने चुनाव लड़ा, आप बहुत ज्यादा दलितों की चिंता कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि पासी वोट उनके पास से चला गया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक बी टीम बिहार से बुला के लाई है। लेकिन आप समझ लीजिए, पूर्वांचल से लेके दक्षिण तक, माफ कीजिएगा आशुतोष जी, समय इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए।